चलिए बच्चों, आज हम गणित को यानी कि जो क्लास 9th का हम एनसीईआरटी गणित पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा आगे की तरफ और चलते हैं। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 या हिंदी में कहते हैं अध्याय। आपके पास में अध्याय जो है वो 4 नंबर का अध्याय है, ठीक है ना। और नाम जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला आपके पास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण। अभी फटाफट समझ में आएंगे सब चीज़ें। रैखिक आपके पास में समीकरण, ये चौथा चैप्टर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें कि पिछले जो 3 चैप्टर हैं उन तीनों चैप्टरों की वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट समझाया गया है बिल्कुल बारीकी से। और अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा बेटा तो वहाँ भी आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो किसी का अगर कुछ छूटा हो तो वहाँ दोबारा जा कर के आप देख सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से नोट्स आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। आज जिस चैप्टर की हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ठीक है। और चैप्टर का नाम आपकी स्क्रीन पर मैंने पहले ही लिख दिया है, चैप्टर 4 है, याद रखिएगा। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। शुरुआत करते हैं। वैसे ये जो है चैप्टर बड़ा आसान चैप्टर है, ठीक है, बड़ा आसान चैप्टर है। क्या है कि आपने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, मैं थोड़ा सा आपको याद कराता हूँ। क्या कि जैसे आपको x + 1 = 0 है ना, यहाँ से आप x = क्या निकालते थे, वैल्यू निकालते थे x की, इधर ले जा करके -1 ऐसे करते थे ना, बिल्कुल ठीक है। या कि 3x - 4 = 2 ऐसे कर लें कुछ भी। तो यहाँ से अगर हम इस समीकरण को अगर हम हल करते थे, कैसे हल करते थे हम लोग कि 2 + 4 मतलब इसको उधर लेकर के जाते थे, चर को उधर की तरफ रखते थे और x = आता था हमारे पास में 6 और ये बटे में आ जाता था 3 और काटा ही हमारे पास में। इस तरीके की हमने बहुत सारी समीकरणें जो है पिछली कक्षा 6, 7, 8 में करे हैं क्वेश्चंस, ठीक। बस यही बात हमने वहाँ पर पढ़ी थी और इसको हम लोग कहते थे एक चर वाला, ठीक है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये आप लोगों को पढ़ाया गया था, है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण आपके पास में, बिल्कुल ठीक बात है। इसका जो नाम आप कह सकते हैं, है ना, याद भी हो शायद कि कुछ बच्चों को याद भी होगा, है ना। और ऐसे ये वाली जो समीकरण है, ये इस तरीके की जो समीकरण है, ये भी क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का ही एक उदाहरण है, ठीक। एक चर वाला रैखिक समीकरण का मतलब क्या है कि जिसके अंदर एक चर होगा। आपको दिख रहा है इस पूरे समीकरण में जो हमने लिखी है, ये दोनों समीकरण लिखे, समीकरण नंबर 1 लिखी है बेटा और समीकरण नंबर जो 2 मैंने लिखी है, इन दोनों में केवल एक ही चर है। चर आप समझते हो, एक ही चर है और वो क्या है, x है, इसमें भी x है। तो यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर इसमें भूल ही गए, एक वाला नहीं, एक चर वाला, है ना, आपके पास में एक चर वाला, ठीक है नहीं, आपके पास में रैखिक समीकरण ये होता था, ठीक। और हमने एक बात और सीखी थी, क्या सीखी थी कि इनके जो आंसर आते हैं, जैसे कि ये है, इनको हम एक संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित कर लेते हैं। जैसे x = -1 आया तो उसको आप 0 लिख करके यहाँ 1 2 ऐसे बनाते हैं संख्या रेखा, -1 -2, ठीक है ना, आपके पास में। तो इस -1 को अगर संख्या रेखा पे दिखाएंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ऐसे दिखा भी सकते थे। तो ये कन्फर्म बात थी कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसमें जो चर होता था उसका मान 1 निकलता था, यानी कि उसका आंसर निकलता था कोई भी वास्तविक संख्या। जैसे मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, और भी बात करते हैं अभी, ठीक है। और आज जो हम लोगों को पढ़ना है बेटा, ठीक, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इस एक चर वाले रैखिक समीकरण की बातें जो हैं आपने क्लास 8 में भी 7 में भी बहुत की हैं। कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ वर्ड प्रॉब्लम यानी कि जो शब्दों में लिखे सवाल हैं कि भाई एक व्यक्ति क्या है, उसकी आयु की 2 गुनी है या 3 गुनी, इस तरीके की समीकरणें आपने बनाई होंगी और बहुत सारी समीकरणें आपने हल भी की होंगी, ठीक है। तो आज लेकिन हमारा ये मुद्दा नहीं है कि हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण पर चर्चा करें। आज हम सिर्फ का बात करेंगे कि दो चर, यानी कि इसमें तो एक चर था, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा होता है उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ और बिल्कुल आसान तरीके से सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चलिए एक लैंग्वेज हम आपके सामने लिख रहे हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं लिख रहा हूँ कि एक क्रिकेट मैच में, ठीक है ना, आपके पास क्रिकेट मैच में 2 खिलाड़ियों ने
दो खिलाड़ियों ने, ठीक है, आपके पास में खिलाड़ियों ने, ठीक है, 12 रन बनाए, बड़े कम रन बनाए, 12 रन बनाए, बहुत खराब बल्लेबाज है इसका मतलब, रन बनाए, ठीक। तो इस कथन को हम लोग जो ऊपर लिखा है, इस कथन को ठीक है नहीं, कथन को समीकरण, आपके पास में समीकरण के रूप में लिखो, अब यहां से बात शुरू होती है, ठीक। आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है क्या, कि एक क्रिकेट मैच में दो खिलाड़ियों ने 12 रन बनाए, ओनली 12 रन बनाए, बस केवल 12, ज़्यादा भी दे सकते थे हम, 112 भी तो अच्छे बल्लेबाज होते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 12 से बात करते हैं। तो इस कथन को हम लोगों को क्या बनाना है, एक समीकरण बनानी है। और समीकरण कैसे बनेगी, देखिए मैं यहां अगर मान लूं, माना दो खिलाड़ी हैं, माना यहां पे ऐसे कर लें, माना पहले खिलाड़ी द्वारा, ऐसे कर लें, पहले खिलाड़ी द्वारा बने रन, कितने रन बनाए, सपोज कर लो उसने x रन बनाए, क्या रन बनाए, x, क्योंकि कंफर्म तो है नहीं, दोनों का योग दे रखा हमें कि पहले और दूसरे खिलाड़ी ने 12 रन बनाए, तो हमें ये पता नहीं कि पहले ने कितने बनाए और दूसरे ने कितने बनाए, तो हमने कह लिया कि पहले ने तो x बना लिए, और बेटे जो दूसरा है हमारे पास में, दूसरे खिलाड़ी ने द्वारा बने रन जो हैं हमने y मान लिए। तो अगर हम इन दोनों को रनों को जोड़ दें तो x प्लस वाई किसके बराबर आएगा भाई, बताओ, वो 12 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों के द्वारा बनाए गए रनों की जो योग है वो 12 है? बस केस खत्म। मतलब क्या हो गया कि ये जो समीकरण है बेटे आपके पास में, ये दो चरों में है, एक तो x में है, एक y में है, बस इसी समीकरण को, ऐसी ही समीकरण को हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। एक शब्द मैं भूल गया आपको स्टार्ट मीटिंग में बताना, ये जो दो चरों की बात तुमने बता दी, ये रैखिक शब्द का मतलब क्या होता है, रैखिक, जो इसमें रैखिक वर्ड आया, आप कुछ बच्चों को पता भी होगा कि अगर चर की घात, अगर चर जो हमारे पास में है, चर की जो घात है बेटा, घात आपके पास में अगर एक हो, कितनी हो, एक हो, कितनी हो, एक हो, यानी कि जैसे इसकी भी घात एक है और इसकी भी घात एक है, और अभी एग्जांपल लिया था हमने शुरुआत में कि x + 1 = 0, इसमें भी x की घात एक थी, तो हम लोग ऐसी समीकरणों को रैखिक समीकरण कहते हैं। कैसे समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है, आपके हमने सारी बात। अब वो रैखिक समीकरण अगर एक चर में है तो हम लोग कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, और अगर वो रैखिक समीकरण जैसे ये वाली होगी दो चरों में है तो हम कहते हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी आपको समझ में आया होगा रैखिक शब्द का मतलब, अगर चर की घात बेटे हमारे पास में, चर की जो घात है ऐसे ही एक ना होकर के दो हो जाए तो हम फिर उसको कहते हैं द्विघात समीकरण, दो घात वाली द्विघात समीकरण, जो कि आप लोग पढ़ोगे बेटा अगली कक्षाओं में भी, इस कक्षा में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, तो इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं उसी पॉइंट पे आते हैं। हमने एक समीकरण बनाई इस कथन से, किस कथन से, कि हमारे पास दो बल्लेबाज थे, एक क्रिकेट मैच में दो खिलाड़ियों ने 12 रन बनाए, तो हमने सेंटेंस को जो है एक समीकरण के रूप में बना दिया कि x + y बराबर हो गया 12, यानी कि x, पहले खिलाड़ी ने x रन बनाए थे, दूसरे खिलाड़ी ने y रन बनाए थे। तो इस रूप में ये जो समीकरण बनी है, बस यही बेटे हमारे पास क्या है, क्योंकि दो चर में रैखिक समीकरण है, ये दो चरों में रैखिक समीकरण है। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या है कि एक बात और सुन लीजिए, अमूमन क्या होता है कि हम लोग जो चरों को लिखते हैं वो x और y से लिखते हैं बेसिकली, जैसे इसमें भी लिखा हमने x और y से। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x और y से ही लिखा जाए, आप अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कर सकते हैं। ये कोई ऐसा हमने इनका कोई अधिकार नहीं है कि x और y का ही अधिकार है चर होने पर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम इसको यहाँ पे p मान लेते, सपोज अगर हम इसकी जगह p मान लेते और यहाँ पे q ले लेते, तो हम लिखते p + q = 12, तो तब भी ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण थी। या आप लोग इनकी जगह x और y की जगह u और v मान लेते, तो आप u + v = 12 लिखते, तब भी ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण थी मेरे भाई। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऐसा मन में ना भ्रम पैदा करें कि हमें चर x और y ही लेने हैं। आप अंग्रेजी या हिंदी में भी ले सकते थे। मान लिया इसने इसके रनों की संख्या को हमने का कह दिया और ये ख कह दिया,
तो हम लिख सकते थे का प्लस ख इज इक्वल टू 12। तो ये भी दो चरों वाली रैखिक समीकरण है। आप लोगों ने ये अच्छे से जान लेना है कि जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही हो आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेन पॉइंट क्या आता है, आपने समझ लिया दो चरों वाली रैखिक समीकरण का क्या है। अब इसका एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है रैखिक समीकरण की, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की। हम लोग उस पर बात करते हैं क्योंकि हर एक समीकरण का एक मानक रूप होता है, प्रत्येक समीकरण का एक मानक रूप होता है, और उस मानक रूप को ही हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और उस मानक रूप पे ही हमारी जो प्रश्नावली है 4.1 बेटे वो होगी। बिल्कुल ठीक है, 4.1 जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक, तो मानक रूप आप लोग इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, रैखिक आपके पास में समीकरण, ठीक है, का मानक रूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एक्सरसाइज के लिहाज से, क्योंकि इसके अलावा एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। इस मानक रूप को समझ लेना है आपको। बिल्कुल ठीक बात है। अब मानक रूप सिंपल सी बात है, मानक रूप हम लोग मैं लिख दे रहा हूं आपको, जैसे कि ए एक्स प्लस के बी वाई इज प्लस के सी इज इक्वल टू 0। अगर इस रूप में कोई समीकरण है आपके पास में, अब आप कहोगे भैया ये कैसी समीकरण है? आप देखिए इसमें कितने चर हैं, इसमें ए और बी है। ये ए बी सी जो है ना, ए बी सी जो लिखे हैं ये कोई संख्याएं हैं, याद रखिएगा। हम लोग लिख देते हैं जो एक्स कोमा वाई है बेटे, हम इनको तो चर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? चर हैं ये। लेकिन जो ए बी सी लिखे हैं अभी क्वेश्चन जब करेंगे, ये कोई संख्याएं हैं। और संख्याएं कैसी होंगी? आपको पता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब सारी संख्या वास्तविक है, काल्पनिक को छोड़ के। बिल्कुल ठीक है, ये सारी की सारी वास्तविक संख्या होंगी। तो ये रूप आप लोगों को जो लिखा है इसको हम लोग कहते हैं मानक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप। और इस पर क्वेश्चन हैं बहुत सारे, और ये ही हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म जिंदगी भर चलेगी। दो चर वाला रैखिक समीकरण कभी भी बात होगी तो बेटे यही बात होगी कि ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि हमें कहा जाएगा आपकी एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं जरा नंबर देख लूँ और आपको बता दूंगा, वो आपको करके देखने रहेंगे। जैसे उदाहरण नंबर बेटे, उदाहरण नंबर इसमें हमारे पास में एक के बहुत सारे पार्ट हैं। उदाहरण नंबर 1 है जो आप लोग करिएगा, तो मैं एक बता देता हूँ सिर्फ। उसने कहा है कि एक समीकरण दे दिया आपको किसी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। ये एक समीकरण दी है। और इसने कहा है नीचे दिए गए समीकरणों को, आप उदाहरण अगर पढ़ोगे अपनी किताब में, समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यानी कि इस रूप में, ये मानक रूप है इसका, ये मानक रूप है आपके पास में। क्या है बेटा? मानक रूप है ना आपके पास में। हमें इस फॉर्म में ये बनानी है और ए बी सी के मान निकालने हैं। और किसके मान निकालने हैं? ए बी सी के। तो बस सिंपल सी बात है, हम लोग, क्योंकि मानक रूप की खास बात क्या होती है बेटा, कि जो समीकरण होती है उसको हम बराबर 0 करते हैं पहले तो, और ये बराबर 0 नहीं है तो हम इसको पहले धर ले आएंगे। तो लिखेंगे 2x प्लस के 3y माइनस के 4.37 बराबर आ जाएगा आपका 0, बराबर आ जाएगा आपका 0। इसको हम लोग, ये हमारा मानक रूप बन गया। अब यहां एक शब्द लिखेंगे की। क्या लिखेंगे? की। ए एक्स प्लस के बी वाई इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस के सी इज इक्वल टू 0 से क्या कर देंगे हम लोग? तुलना, क्योंकि हमें ए बी सी के मान भी निकालने हैं। तुलना, आप लोग एनसीईआरटी किताब अपने पास रखें, तुलना करने पर, ठीक है बेटा, तुलना करने पर। तो हमारे पास x तो x के बराबर है, तो a का मान आ जाएगा 2, सिंपल सी बात है। b का मान आ जाएगा बेटे 3, और जो c का मान जो है आपके पास में, प्लस c का मान, ये प्लस था यहाँ क्योंकि मानक रूप में प्लस है, c का मान आ जाएगा माइनस के 4.37। तो बस यही खेल आपको करना है एक्सरसाइज के अंदर भी, कि आपको एक समीकरण दी जाएगी, एक बड़ी आसान सी समीकरण दी जाएगी, आप पहले उसको इस रूप में बनाएंगे, मानक रूप में बेटे बना लेंगे, और मानक रूप में बनाने के बाद में आपको ए बी सी के मान आपको लिखने पड़ेंगे। और लिखेंगे कैसे? जैसे ये उदाहरण मैंने आपको करके दिया है। बस ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग एक्सरसाइज के अंदर प्रवेश करते हैं और क्वेश्चंस को हिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे प्रश्नावली 2.1 है बेटा, उसकी बात करते हैं। मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट जरूर कर लें क्योंकि यही इस चैप्टर की शुरुआत है एक्चुअली। ठीक है,
चलिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी सोचें ऐसे आप कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 4.1 की। किसकी बात करते हैं? 4.1 की। मैं पूरा रफ कर दे रहा हूं, आप तो समझ ही गए कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं ना। चलिए प्रश्नावली जो 4.1 है उसमें हमारे पास मात्र 2 सवाल हैं। प्रश्नावली, ठीक है ना, प्रश्ना आपके पास में प्रश्नावली 4.1 के अंदर मात्र 2 सवाल है। बड़ी कंजूसी करते हैं एनसीईआरटी वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चन लिखते हुए। तो आपको ये है कि साथ में और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, मात्र एक क्वेश्चन पे प्रैक्टिस में ना रहें, साथ ही साथ उदाहरण भी करें तो कुछ और संख्या बढ़ जाएगी क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन है एक नोटबुक की कीमत। आप लोग चाहे तो स्क्रीन पे भी देखिए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है वैसे, और आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब में भी देखिएगा। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी मैंने बड़ा सिंपल एक सेंटेंस लिखा था शुरुआत में कि एक क्रिकेट मैच में 2 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन 12 हैं, तो उसको समीकरण में हमने लिखा था कि x + y = 12। ये भी समीकरण आपको बना के दिखाई थी। अब जो है बेटा, अब हमें इसने एक सेंटेंस और दिया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को लिखिए। तो हम लोग को संकेत भी दिया है, तो सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले मान लेते हैं क्या माना कि हम लोग नोटबुक की कीमत को x मान लेते हैं। किसको? नोटबुक जो हमारे पास में है, नोटबुक की कीमत, नोटबुक की जो कीमत है, ठीक है बेटा, जो कीमत है आपके पास में वो कितनी मान लेते हैं हम लोग? कीमत की स्पेलिंग गलत लिख दी हमने, ये कीमत पे मात्रा इधर ही आएगी है ना। कीमत को हम लोग मान लेते हैं x रुपए है। कितने रुपए है? x रुपए है। बिल्कुल ठीक बात है। और मान लेते हैं दूसरी चीज क्या है हमारे पास में? कलम है। क्या है? कलम की जो कीमत है, कलम की जो कीमत है आपके पास में, ठीक है, आपकी बात ठीक, कीमत है वो मान लेते हैं y रुपए है। बिल्कुल ठीक बात है। अब उसके कथन पे जाएंगे हम लोग। एक बात ध्यान रखनी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है समीकरण बनाने के लिए। जिंदगी में कभी भी लैंग्वेज आपको दी गई हो, यानी कि ऐसे लिखा हुआ कोई क्वेश्चन दे दिया गया हो और वहां से अगर आपको समीकरण बनानी है तो याद रखिएगा जो ये पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ा सिंपल सा काम होता है लेकिन कर नहीं पाते सब लोग। हमें बनाना क्या है एक्चुअली? हमारा बनाने का मकसद क्या है? समीकरण। क्या बनाना है? समीकरण। उस समीकरण में याद रखिए कि बराबर का चिन्ह होता है। समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो जब भी आप समीकरण बनाएंगे तो जो मानी गई चीज है उनको बराबर रख लीजिएगा। माना x = y, बाद में पढ़ते हैं उसने क्या कहा है भाई, ठीक है, x = y। अब उसकी हम लोग शर्त लगाएंगे। शर्त क्या जो उसने बात कही है? क्या बात कही है? कि एक नोटबुक की जो कीमत है ना बेटा, नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत की 2 गुनी है। मतलब ये जो है x जो है इस y का डबल है। मतलब कहने की बात ये कि अगर ये 2 है ना बेटा तो ये 1 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, ये 10 है ना तो ये 20 है। बात समझ में आ रही बात? यानी कि ये वाला हिस्सा कम है। बिल्कुल ठीक है, y वाला हिस्सा कम है, लेकिन हम लोग बनाते हैं समीकरण, और समीकरण में दोनों पक्ष बराबर होते हैं, इधर बायां पक्ष भी और दायां पक्ष भी। ध्यान रखना इस चीज का। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में बायां और दायां यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। अब दोनों बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये तो बड़ा है ही है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। बिल्कुल, x = 2y हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 ही कम 2, 2 = 2 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें 4 = 4, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके 20 = 20। तो ये तो सिर्फ समझाने की एक कलाकारी थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो मेरा मैं कहने का मतलब ये, समीकरण बनाते समय सबसे पहले आप मानी गई चीजों को बराबर रख लें और फिर उसमें जो शर्त दी गई है ना उस शर्त के अनुसार समीकरण बना लें। आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर इसको मानक रूप में दें, मानक रूप अभी हमने बताया था कि रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है बेटा वो होता है ax + by + के c = 0, ये होता है। इस रूप में अगर आप देना चाहें आंसर तो भी बहुत बढ़िया बात है, टीचर और भी खुश हो जाएगा देख के। तो मानक यानी कि मानक रूप में बराबर 0, तो इसको उठा के इधर फेंक दो,
तो आ जाएगा कितना, x माइनस के 2y बराबर 0। तो ये भी आपके पास में एक सही आंसर है, बिल्कुल प्योर आंसर है, नंबर पूरे मिलेंगे। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप देखिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं बोर्ड पे और वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर मात्र आपको बेटा 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरीके का केवल एक ही दिया गया है और एग्जाम्पल भी शायद नहीं दिया गया है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं पहले, फिर हम लोग बात करते हैं ठीक उसके बारे में। चलिए ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, मैं दो थोड़ा प्रैक्टिस के लिहाज से लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा खेल इसमें नहीं है, इसके अंदर ज्यादा खेल नहीं है, ज्यादा कुछ काम करने का नहीं है, ठीक। तो जैसे कुछ क्वेश्चन लिखिएगा कि नंबर 1 करके मैं लिखता हूं यहाँ, ठीक है, कि एक किताब की कीमत, एक किताब की कीमत, जो कीमत है, ठीक है ना, आपके पास में एक किताब की कीमत, ठीक है ना, आपके पास में एक रजिस्टर की कीमत से, एक रजिस्टर, ठीक है ना, आपके पास में की कीमत से, ठीक है ना, आपके पास में 4 अधिक है, ऐसे लिखे थे, क्या है, 4 रुपए, ऐसे लिखे 4 रुपए, आपके पास में 4 रुपए अधिक है, ठीक है, नहीं आपके पास में अधिक है। इस कथन को, ठीक है, समीकरण के रूप में व्यक्त करो। ये क्वेश्चन बना लिया मैंने यहाँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और लिख लें आप बेटा, मैं इसको वाली यहाँ कर दूंगा, दूसरा क्वेश्चन और लिख लें साथ ही साथ, फिर सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है, नहीं ठीक है। किसी बैट की कीमत, बैट खेलने वाला बैट की कीमत आपके पास में, ठीक है, नहीं बॉल, जो आपके पास में बॉल जो होती है क्रिकेट बॉल की कीमत के 3 गुने से 5 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है, 5 रुपए अधिक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं बॉल की कीमत के 3 गुने से 5 रुपए अधिक है। इसको भी हमें क्या करना है, समीकरण बनाओ। मैं सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहा हूं, समीकरण बनाओ। तो ये 2 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिहाज से, एक्सरसाइज में क्वेश्चन कम दिए गए हैं तो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। तो इसमें कहा गया किताब की कीमत और रजिस्टर की कीमत में संबंध है। कैसा संबंध है कि किताब की कीमत रजिस्टर की कीमत से 4 रुपए जो है अधिक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं बेटे, इसमें हल मैं करता हूं यहां, आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिएगा हल। माना जो किताब है, पुस्तक जो है, किताब की जो कीमत है, किताब की कीमत x तथा रजिस्टर की हम लोग कीमत जो है बेटा, ठीक है, रजिस्टर की कीमत को जो है कीमत y रुपए है ना, y रुपए से हम लोग आंक रहे हैं, है ना, क्लियर है। अभी मैंने आपके सामने बात की थी कि अगर समीकरण आपको बेटे बनाना है तो दोनों कीमतों को आप बराबर रख देंगे, x बराबर y, ठीक है मेरे भाई। और फिर हम लोग शर्त पढ़ेंगे और उसमें क्या कंडीशन है उसको लिखेंगे। किताब की जो कीमत है वो रजिस्टर की कीमत से 4 अधिक है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 5 है, इसका रजिस्टर जो किताब है वो महंगी है, इससे 4 अधिक है, पढ़ के देख लीजिए बड़ा शांत दिमाग रख के। अगर बेटा ये 2 है ना तो ये 4 है, नहीं ये 6 होगा, 4 अधिक है ना। अगर ये बेटे 10 है तो ये 14 है, मतलब ये जो है आपके पास में ये हिस्सा जो है समीकरण का, ये हिस्सा भारी है और इससे कितना भारी है, 4 भारी है। तो आपको 4 बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम बराबर करने के लिए 4 इसमें जोड़ देंगे बेटा इधर। जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो देखिए दोनों पक्ष अपने आप ही बराबर हो जाएंगे, समझाने के लिए नीचे सिर्फ 5 बराबर 5, 6 बराबर 6, 10 14 बराबर 14। तो समीकरण आपकी तैयार है,
बिल्कुल आप लोग तैयार हैं? ये नीचे से सिर्फ समझाने के लिए हम लोग लिखते हैं। तो x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, हमने इसको मानक रूप में भी लिख दिया। तो ये हमारा एक समीकरण बनेगा और यही होता है दो चरों वाला, ठीक है, रैखिक समीकरण। चर आपको पता है ना, समीकरण है ये और ये मानक रूप में भी है। मानक रूप क्या होता था? मानक रूप अभी हम दोबारा फिर बता देते हैं, डब्बे में लिख देते हैं यहाँ कि ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस का सी बराबर 0 के फॉर्म में जो होगा वो मानक रूप रहेगा। अब चलिए इतना छोड़ते हैं, इसको नीचे की तरफ लेके चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कह रहा है किसी बैट की जो कीमत है बॉल की कीमत के 3 गुने से 5 रुपए अधिक है। मतलब क्या है? हम लोग मान लेते हैं, माना इसको हम लोग हल करते हैं। माना बैट की बेटे जो कीमत है, बैट की कीमत जो है, ठीक है, x रुपए, ठीक है, वह बॉल की जो कीमत है आपके पास में, बॉल की जो कीमत है, ठीक है, हम लोग y रुपए मान लेते हैं, रुपए हैं ऐसा हमने कह दिया। तो समीकरण ऐसे ही बनाएंगे कि x इज इक्वल टू वाई लिख लेंगे और फिर शर्त लगाएंगे। बैट की कीमत बॉल की कीमत के 3 गुनी है। मतलब क्या है कि 3 गुनी से 5 रुपए अधिक है। तो ज़्यादा तो यही होगा जैसे हम लोग बात करते हैं, भारी तो मतलब यही अधिक है ना। तो हम लोग इसको बराबर करने के लिए इसके 3 गुनी से 5 अधिक है, ये समीकरण बनेगी। ठीक है ना आपके पास में? हमें इसने कहा है ना कि इस बॉल की कीमत में अगर 3 से गुणा करें और 4 अधिक कर दें तो बैट की कीमत निकल के आ जाएगी। इसको भी मानक रूप में लिख दो, आपका काम बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बना बेटा हमारे पास में दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। नीचे जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें क्या कहा गया है, आप अपनी एनसीईआरटी बेटे रखिएगा सामने और क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर बाद में आपके साथ बात करता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है, ओके। दूसरे क्वेश्चन में क्या खास बात है उसके बारे में बात करते हैं। कहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax यानी कि मानक रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में बनाना है। किस में बनाना है बेटा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हम लोगों को बनाना है। कोई भी समीकरण है और ए बी सी के मान निकालना है, जो कि उदाहरण जैसे मैंने अभी करा था। तो दूसरे क्वेश्चन का हम लोग कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं। जैसे हमारे पास सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट आप कर लोगे, उसमें मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है x माइनस वाई बटे 5, ठीक है ना बेटा, माइनस के 10 बराबर 0 में 0, ये मानक रूप में तो है ही है। बटे क्या है हमारे पास, सिर्फ बटे क्या है, 5 है। तो आप जो है इसको या तो सही कर सकते हो, थोड़ा सा आंसर जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से निकाल सकते हो आप लोग आंसर, ठीक है, आपके पास में, ठीक। तो या फिर जैसे मैंने किया था डायरेक्ट कर लो, यहां पे लिखो की, क्या लिखो की, हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। बस क्या कर देंगे, तुलना। और तुलना जब करेंगे तो यहाँ पे x का गुणांक a है, यहाँ पे कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होगा। तो a इज इक्वल टू तो बेटे 1 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और b इज इक्वल टू, सोचिए जरा, हम लोग अगर बात करें बी वाई इज इक्वल टू है माइनस का y बटे 5, ऐसे तो तुलना करते हैं। तो y से y कटा तो b का मान आ जाएगा 1 बटे माइनस के 5। ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर सोच सकते हो, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 5, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे y का गुणांक b है तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 1 बटे 5, तो b का मान आ गया माइनस का 1 बटे 5। और c साफ साफ दिखाई दे रहा है माइनस के 10 ही रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें एक आध अगर आप देखना चाहते हो, जैसे हमारे पास में ये है क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है बेटा, 4 है। फोर्थ में क्या कहा गया है, बहुत छोटी सी समीकरण है, x इज इक्वल टू 3y। तो भाई क्या करें, इसको पहले मानक रूप में बना लो उस रूप में। तो कैसे है, x माइनस के 3y बराबर 0 लिखेंगे, या फिर x माइनस के 3y प्लस 0 बराबर 0 की हम लोग किससे तुलना कर देंगे, a x प्लस के by
प्लस सी बराबर 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना। और अगर तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा बेटा 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी -3 और सी का मान आ जाएगा 0। बाकी कुछ कहने की बात जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें समीकरण बनी आपके पास में 6, बाकी आप करेंगे अपने आप। 6 है कि 3x प्लस के 2 बराबर 0 है। ठीक है बेटा, तो अगर इसको सही तो है ही मानक रूप में इसको तो लिखो, क्योंकि 3x प्लस के y नहीं है इसमें, क्योंकि ये वाला हिस्सा नहीं है, तो हम लोग इसे ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे 0 गुणे y, कोई दिक्कत नहीं है भाई, प्लस के 2 बराबर 0 लिख लेंगे, ये कंप्लीट होगी समीकरण। देखो अब ऐसे, और यहाँ पे लिखेंगे कि हम किससे तुलना करेंगे कि ax प्लस के by प्लस सी से इजिकल टू 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, तुलना करने पे a का जो मान है बेटा वो 3 आ जाएगा, b का मान 0 आ जाएगा और c का मान आ जाएगा 0। तो ये आपका खेल है, बस इसमें और कुछ नहीं है काम। पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही कराकारी है। और इसमें 8वां सवाल भी है। 8वें सवाल को अगर हम यहाँ कोने पे करवा दें, ठीक है ना, आज इस एक्सरसाइज का समापन है। 5 इजिकल टू 2x, जैसे कर लें इसको उधर उठा लें, माइनस का 2x प्लस के 5 बराबर 0, या माइनस का 2x प्लस के 0 इंटू वाई प्लस के 5 इजिकल टू 0। अब इसकी तुलना हम कर देंगे ax प्लस के by प्लस c बराबर 0 से। तो a का जो मान है बेटा वो माइनस का 2 और b का जो मान है बेटा वो आ जाएगा आपके पास में 0 और c का मान आ जाएगा 5। उठाओ और आंसर प्राप्त करो। तो मुझे लगता है ये एक्सरसाइज आपको भली बात ही समझ में आ गई होगी। बस और कुछ इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और कोई किताब आपके पास में अगर हो तो आप लोग इस पर आधारित और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। तो बेटे पहली एक्सरसाइज को ही रखेंगे और हम कल जो है नेक्स्ट वीडियो में 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे। वो भी बहुत छोटी है, नहीं कि वैसे ये आगे बिल्कुल ख़त्म है, इसमें आगे बचा कुछ नहीं है। 2 एक्सरसाइज हैं, वो कल एक ही वीडियो में हम उसका जो है पूरी में समावेश कर देंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे दूसरी वीडियो के अंदर। आज इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा सा पढ़िएगा, समझ के और क्वेश्चंस करिएगा। बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।